जो वहाँ पे आपकी अगली क्लास लेने के लिए आ रहे हैं ना, उनकी हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई है। अजूम करिए कौन है? अरे ये बात किसने लीक किया? एक बार छपा था कब? चेंज नो, अभी हम कास्ट नहीं बोले हैं, चेंज कर सकते हैं, आदर्श मिश्रा कर सकते हैं। I'm just sitting class. No, I will take the class. Will be okay? Yeah. Okay. नहीं ओके होगा फिर भी आप ओके बोलोगे। चलिए फिर। नहीं बट ये मिस किसने किया? मतलब ये लीक किसने किया ये बात? मैंने बोला था, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था अभी तक। सर आप बोले यू आर रेडी, आदर्श यू आर रेडी, तब आपके ग्रुप में ना, सॉरी आपके ग्रुप में भाई एक लोग हैं तो खुद डरते हैं थोड़ा। डरते हैं? लोगों के डर को भी दूर कर देते हैं, इनकी हार्ट बीट को 72-90 वापस है। So I would like to invite आदर्श यादव. Please a warm welcome to आदर्श यादव. कुछ लोग अभी तक खड़े नहीं हो पाए लेकिन मैं देख रहा हूँ। थैंक यू सर। अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। So are you ready for that? Yes, sir. So right. So I think हमारी आदर्श की बात पहले हो चुकी है, हमें यहाँ बैठना है। क्या ही फॉर्मेलिटी करो पूछने की, ना? जब बात हो ही चुकी है तो बैठ जाता हूँ। Are you ready? Very good. उनकी हार्ट बीट वापस से नॉर्मल से आ गई। चलिए देखते हैं इनकी क्लास अभी आगे रन करेंगे। Thank you very much. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड मैं आप सबको एनडीए का फुल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और मैं शायद आपके बीच में पहली बार आया हूँ सिखाने के लिए और सीखने के लिए भी आया हूँ, तो आप लोग थोड़ी मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करें फिर? Yes, सर। हम लोग एनडीए का फुल इंफॉर्मेशन जाने के लिए नोटबुक रेडी कीजिए। तो पहली बात क्या बतानी थी वो तो बताया नहीं। पहली बात बताओ, पहली बात। तो बताया ना, हम नहीं बताया मैंने। आप वापस तंदूरी सब जान ऐसा बच्चे नहीं जानते हो ना आप लोग? मेरी तंदूरी यही है कि मैं वहाँ से आने से पहले मतलब 50 बार सोचा होगा क्या बोलूँगा और कैसे बोलूँगा और कैसे आप लोग को कन्विंस करूँगा। ये मतलब सोच के घर से प्लान बना रहा था, बैठ के लिख रहा था कुछ ना कुछ क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन सब उसको रख दिया घर ही, क्योंकि सर साथ में है तो क्या दिक्कत है। इसलिए मैं चालू करने जा रहा हूँ। हम लोग नोटबुक निकालिए ना निकालिए, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन आता है एनडीए के बारे में, जैसे एनडीए के बारे में कुछ भी जानना है मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो बचता है आप पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता रहेगा तो जरूर बताने की कोशिश करें। थोड़ा बड़ा लिख। ये 5 दिन से हम आपको कुछ सिखा रहे थे ना, आज हमारा सीखने का प्रोसेस है, तो कोऑपरेट कीजिए हमें, राइट? ओके, अदरवाइज हमारे पास ढेर सारी एक्टिविटीज हैं, थक जाओगे आप लोग एक्टिविटीज करके, ठीक है ना? बिजनेस की क्लासेस बैठा के कम भगा के ज़्यादा होती है, ठीक है ना? अभी हम स्टेज 2 पे पहुँचे नहीं है, अभी स्टेज 2 में आपको पता चलेगा। चलिए आप स्टार्ट लीजिए प्लीज। आप लोग को पता है इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? कौन सी ईयर? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। इसमें अच्छा कौन कौन इंडिया का क्वेश्चन करना चाहता है? प्लीज क्लैप फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर शायद कुल मिला के 5 बच्चे होंगे, 4 बॉयज हुए हैं, 1 गर्ल्स। एक वहाँ से गर्ल्स में आप भी मतलब 2 गर्ल्स और 5 बॉयज हैं ना, तो आप लोग इंडिया की मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं लिए हैं अभी स्टार्ट, मतलब इसके जरिए स्टार्ट करेंगे ना। वेरी गुड। ओके, फिर हम आप लोग को बताते हैं कि मतलब कौन सी ईयर स्टार्ट हुआ है। 7 दिसंबर 1954 से कब स्टार्ट हुआ था? हाँ, 7 दिसंबर 1954। और जो SSB है वो 1 अप्रैल 1949। SSB आप लोग सोच रहे हैं कि SSB क्यों पहले स्टार्ट हो गई ना? दिमाग क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं? यस सर।
तो पहले इसकी स्टार्टिंग में क्योंकि पार्टिकुलर एनडीए के लिए नहीं है, ये आर्म फोर्सेस जितना होते हैं उसके लिए भी एसएसबी कराई जाती है। इसलिए एसएसबी एनडीए के 5 साल पहले से ही शुरू की गई है। और आप लोग को हम इसे दिखाना चाहिए, लेकिन नीचे करने में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करता हूँ बीच में जो आप बता रहे हो, थोड़ी सी और क्लियरिफिकेशन के लिए। या श्योर, मैं बैठ के बेसिकली करूँगा। आज मैं सुबह से पूरी कोचिंग की 4 क्लास में बैठा ही था। मेरे को भी थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो रही है, बट क्या लग रही है क्या? नो, या वेरी एक्साइटेड टू स्पीक। ओके, सो जैसे इन्होंने बताया ना, बेसिकली एसएसबी 4 चीज़ों के लिए कराई जाती है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। सुना है कोस्ट गार्ड? कोस्ट गार्ड मतलब जो पानी और पानी के किनारे, सॉरी क्या बोलते, तलहटी बोलते हैं हिंदी में, तटरक्षक। इसकी हिंदी से तटरक्षक होती है। उस एरिया की जो सिक्योरिटी करते हैं, वहां पे जो ऑफिसर्स लगते हैं, वो भी एसएसबी के प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म पता है सबको? क्या है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विसेज क्यों? क्योंकि एक नहीं है, 4 के लिए है। इंडिया का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी। कहाँ पे है ये? ये खड़गवासला कहाँ है? पुणे। कहाँ पे है? पुणे, राइट। आगे की इन्फॉर्मेशन आदर्श देंगे आपको। जैसा कि सर ने बताया कि एनडीए का फुल क्या होता है और एसएसबी का भी बता दिया। अब मैं लिमिट एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। कैमरामैन थोड़ा जूम करिए इनको। एज लिमिट क्या क्या होगी, किसी को पता है? क्या बताइए? और किसी को पता था? अब तो सबको पता हो गया। तो मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 156 सेंटीमीटर। हाँ, 4-5 बोल दो, एक तो सही हो जाएगा। 154 से लेकर 162 तक। अच्छा, आपको किसी की जान लो, प्रोबेबिलिटी समझते हो? प्रोबेबिलिटी, संभावना। मैं बाद में बताऊंगा, आगे बढ़ो। अच्छा ठीक है, अभी आदत बोलेगा, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, अगर 4 लोगों ने बोला, किसी ने 152 बोला, किसी ने 154 बोला, किसी ने 157 बोला, चारों लोगों की एज को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, जो आएगा एक्चुअल एज वही निकलेगा। हर जगह पॉसिबिलिटीज होती है किसी भी। जैसे बोलना किसी पूछना, सपोज करो यहाँ एक बेर रखा हो, एक ढेरी बना के, 10 लोगों से पूछना कि बेर कितने हैं। किसी ने बोला 100, किसी ने बोला 110, किसी ने बोला 120, किसी ने बोला 140। उन चारों को डिवाइड करना, उसके बाद डिवाइड करके जितने लोग हैं, सॉरी उन चारों को जोड़ना, उसके बाद उतने लोगों को डिवाइड करना जितने लोग हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि उसके 10-5 के अंदर में एक्यूरेट डेटा आएगा। ट्राई कीजिएगा। यस सर। किसी भी चीज़ में किसी की एज कंफर्म नहीं हो रही है, किसी 4 लोगों से पूछो, अच्छा इनकी एज कितनी होगी, बट चोरी पूछना। ये नहीं कि उनके सामने पूछ लो, ये बोले 21, फिर बोले 22, अलग अलग पूछना। इनकी एज कितनी हो रही है? वो बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं भी 22, अगला बोलेगा मैं भी 20। और जब चारों को डिवाइड करके, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड करोगे ना, तो उसकी एक्चुअल एज निकल के आ जाएगी। बट अप्रॉक्सीमेटली, मैंने एक्यूरेट नहीं बोला है, अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अच्छा, आप लोग को पता है मतलब इंडिया में सब जाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अगर क्या आपको मालूम थ्रू 11th क्लास होगा, ऐसा नहीं कर सकते। और आपको पता है कि मतलब ऐसी 2 चीज़ बताओ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सर हाइट और रनिंग। हाइट और ये तो मतलब एलिजिबिलिटी हो गई। जैसे सबसे पहले देखी जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे ना, सबसे पहले वही पूछा जाएगा। अगर वो नहीं है तो एप्लीकेशन फॉर्म आगे बढ़ेगा ही। एज नहीं, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इंडियन होना, और उसके बाद अनमैरिड होना। 2 चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। इंडियन होना और आई थिंक सभी और मुझे छोड़ के, सॉरी नुमा को छोड़ के, मुझे भी ले।
समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे अंदर है, इसलिए आप लोग जो ना समझिएगा उसको पूछ लीजिएगा। कोई मतलब डरने की बात नहीं है, मैं खुद डर रहा हूँ आपसे डर रहा हूँ कि आप मैं डर रहे हो, मैं खुद डर रहा हूँ, इसलिए आप कौन बोलता भाई? ओके, तो मैंने इनको बोला था आज सुबह ही, बोला भाई देखो मुझे नहीं पता आज क्लास आपने लेनी है और कैसे लेनी मुझे नहीं पता, और जाके सबको पहले चीज ये बता देना कि देखो भाई मैं खुद ही डर रहा हूँ ये लास्ट में थोड़ा बताया। एक्चुअली देखो, अगर आप ऑडियंस को, सुनने वालों को अपनी प्रॉब्लम बता दोगे ना तो लोग आपको कोऑपरेट करेंगे, और आप वहां जाकर के ओवर स्मार्ट बनोगे, आप हंसी के पात्र बनोगे। सही है ना? अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और मैं भी बेसिकली क्लासेस में जाता हूँ, अगर मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है तो मैं खुद ही बता देता हूँ देखो मेरी हार्ट बीट बढ़ चुकी है, मेरे को 10 सेकंड चाहिए मुझे उसे मैनेज करने के लिए। सबके साथ होता है, आप लोगों के साथ भी जो फर्स्ट टाइम स्टेज पे आएंगे हम सभी को मौका देंगे बारी बारी से ना। अभी हमारे टीममेट्स की बारी है, उसके बाद आपकी बारी है, राइट? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअल में तो ये है कि सर जैसे मैं डेटा क्लियर नहीं कर पाया था, तो सर ने मतलब बता भी काम था, 2-3 जरूरी काम मुझे सर लेके चले गए और मैं डेटा क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। वरना मेरा कोई मकसद नहीं था ये टॉपिक पढ़ाने का। मैं कुछ मतलब ऐसे ही कुछ 3-4 लाइन मतलब टॉपिक थे जो मैं काफ़ी दिन से क्लियर कर रहा था, लेकिन वो मैं तैयार नहीं कर पाया, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। आप लोग मतलब इसमें ये मत सोचना कि ये तो सब बताते हैं, ये आप भी बता रहे हैं। किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, मैंने भी नहीं बताया ना। ये एक्चुअली जरूरी था आपको जानना, राइट ना? जो क्योंकि हम बेसिकली एसएसपी की बात कर रहे हैं, और एसएसपी पहुंचते कैसे हैं? एनडीए के थ्रू। एनडीए के थ्रू, क्योंकि एनडीए स्टार्टिंग फेज है, फेजेस कई हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, टीएस एंट्री, एनसीसी, स्पेशल एंट्रीज और भी हैं जो मुझे भी नहीं पता है, बट सबसे जो बेसिक एंट्री है वो एनडीए है, और एनडीए के बारे में पता होना तो जरूरी है। सो प्लीज, मैंने अपनी लास्ट एज में एनडीए के बारे में मुझे किसी ने बताया था, और मैं मैथ के पेपर में सो के आया था और बड़ा मजा, और रिजल्ट आने के बाद मैं पछताया था। आप लोग वो नहीं मिला पाते हो, मैं बोला कि किसी ने बताया था, फिर मैं सो के आया था, लास्ट में पछताया था। ओके, चलिए कैरी ऑन प्लीज। और एक इंडिया में मतलब जाने के लिए जरूरी बात ये भी है कि फिजिकल फिटनेस आपका मतलब बॉडी पर्सनालिटी कैसी है, ये बहुत ज़रूरी मायने रखता है। क्योंकि एसएसबी में आप पहले दिन जाएंगे तो मतलब पहली नज़र में आपको देखेंगे पर्सनालिटी कैसी है, सबसे पहले पर्सनालिटी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तौर तरीका मतलब कैसे रहते हो, ये सब सर ने बताया भी होगा और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और इसके आगे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या होता है पता है आपको? बताया किसी को? एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया थे ना? 10+2 एंड 10+2 पेयरिंग भी होता है। अब पेयरिंग का मतलब पता है सभी को? हाँ, या अगर उसी क्लास को आप पढ़ भी रहे हो तो होता है आप एग्जाम दे सकते हो, मतलब 12वीं में जब जाते हो 16.5 से 19.5 के बीच में हो एग्जाम देख सकते हो। सॉरी टू इंटरप्ट सर, थैंक यू। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि जैसे आप ज्वाइन एसएसबी के लिए मतलब रीजन क्वालिफाई कर लेते हैं। पेयरिंग का मतलब यही है कि आप एसएसबी तक 12th पास होता है। एसएसबी डेट जब आए उस तब 12th पास हुए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना रहता है, इसमें 12th बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग मतलब जब देखिए एज लिमिट तो आपको पता ही हो गया है, यहाँ 16.5 से 19.5 जब हो जाए 16.5 19.5 16.5 होते ही आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए जिसको करना है। 5 लोग तो इन सबका जरूरी ध्यान रखें। आप वेबसाइट तो पता ही होगी सबको, वेबसाइट पता है कहाँ से करते हैं ना? हाँ, तो आप लोग उसमें एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगा उसका, इसको सर्च करके देख लीजिएगा। बाकी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है इसके लिए पता है? मैथमेटिक्स। या वेरी गुड। मैथमेटिक्स में देखिए 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पूरा कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स। That's how मैथमेटिक्स मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें। नोट भी करते जाइए ना आप लोग, नोट करते जाइए इसके साथ। और ये सारी डेटा हम कहाँ चेक करेंगे? डायरी में। और कब?
कल ठीक है ना? कल डायरी के साथ आएंगे आप। कहाँ पे दिखाए हैं हम आपको? आप लोग को मतलब चैप्टर वाइज बताना सही रहेगा कि ऐसे ही चल जाएगा? खासकर आप 500 लोग को चैप्टर वाइज बताना सही रहेगा? मतलब किस चैप्टर से कितना मार्क्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं? यस सर। जानना चाहते हो? इसमें रेस कर सकता हूँ ना मैं? यस सर। अभी जो लोग नहीं लिख रहे हैं मैं नोटबुक चेक करने वाला हूँ लास्ट में। हाँ वही देख रहा हूँ। कुछ लोग तो पीछे जाके गलती करते हैं, ये फर्स्ट लाइन वाले बैठे कुछ ज़्यादा ही गलती करते हैं। सर दिख रहा है? हेलो सर, जिसकी ओवर हो गई है ओवर के लिए किसी को बताने का काम है। हाँ बता दे इसको। यस सर। सर इंडिया का एग्जाम हो कैसा होता है? ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन होता है। और इसमें मतलब मीडियम क्या होता है? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? दोनों होता है। ये तो बताने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। जैसे आप लोग नेवी और इसमें एयरफोर्स, अगर आप इसमें विंग्स कमांडर बनना ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स से मतलब विथ फिजिक्स एंड मैथ और फिजिक्स के साथ में 10+2 पास करना होगा। और आर्मी के लिए एनी स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी चलेगा। अगर आर्मी अफसर बनना चाहते हैं क्या मिनिमम परसेंटेज 60, 10+2 नोट कर लीजिएगा सब लोग। लिमिट एज कितना है इसमें? लिमिट एज इसमें बताए हैं। इंडिया में क्या एनडीए में नहीं, ये एयरफोर्स और आर्मी का जो बोले ना। एज लिमिट? हाँ इसमें एज लिमिट 17 से होता है। नहीं, ऑफिसर रैंक तक। ऑफिसर रैंक मतलब कितना रैंक आना चाहिए, नंबर? नहीं, ऑफिसर तक जाने के लिए कितना एज होना चाहिए? यही एज एनडीए के थ्रू जाते हैं। एनडीए के थ्रू ही जाते हैं। कुछ ऐड करो। जैसे रेनू इसमें ना इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, कोस्ट गार्ड सबके लिए एज एलिजिबिलिटी यही है। यही सर 16.5 साल। एनडीए के थ्रू ही जाते हैं। एनडीए के थ्रू सीडीएस में 21 से 27 प्लस ग्रेजुएशन। उसमें ग्रेजुएशन हाईएस्ट ग्रेजुएशन। आप जैसे जैसे एग्जाम्स पढ़ोगे, जैसे आप सोचो 19.5 साल तक नहीं हो पाए, फिर जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे एज क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। 21 से 27 टीएस वालों के लिए अलग है, एनसीसी स्पेशल एंट्री वालों के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी समझते हो ना? Yes, sir. नेशनल कैडेट कॉर्प्स, Yes, sir. उसकी 3 साल की सी सर्टिफिकेट के साथ होगा। फिर आपको रिटर्न नहीं देना पड़ेगा। ये जो रिटर्न दे रहे हो ना एनडीए के लिए, जब आप एनसीसी स्पेशल एंट्री देखोगे तो इसलिए बेसिकली क्या जरूरी होता है, 9 में आप एनसीसी ले लेते हो, कक्षा 9 में, फिर जाके जब एनसीसी के थ्रू स्पेशल एंट्रीज के थ्रू जाते हो तब आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता, सीधा एसएसबी फेस करते हो। जिस एसएसबी की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। सर हम लोग 11 से भी एनसीसी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ग्रेजुएशन में कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर सकते हो। उसके करने के बाद सर एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं ना? तब तक आपकी एज एनसीसी भी तो देखना ना। एनसीसी के थ्रू अगर आप लाइन से करते हैं तो बेटर रहेगा। उसमें सी का सी सर्टिफिकेट लाते लाते आपकी जो एनसीसी स्पेशल, देखो एनसीसी स्पेशल एंट्री की हम बेसिकली बात नहीं कर रहे, बट आपको पता होना चाहिए। आप गूगल कीजिए कि एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू भी जाया जा सकता है। टीएस एंट्री क्या होता है सर? टेक्निकल एंट्री स्कीम। टीएस एंट्री होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें वो एक कोई डिप्लोमा कोर्स मांगते हैं, और वो डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको 3 साल चाहिए, तो आपकी एज क्राइटेरिया फिर बढ़ जाता है। तो आदर्श की बात कर रहा हूँ, बेसिकली एनडीए के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना? एनडीए शुरुआती प्रोसेस है, उसके अलावा भी ढेर सारे प्रोसीजर्स हैं, जिसमें आपके एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, टीएस एंट्री हो गया, एनसीसी स्पेशल एंट्री हो गया, एफकैट्स एंट्री भी। एफकैट्स एयरफोर्स के लिए, स्पेशली आई थिंक एफकैट जो होता है एयरफोर्स के लिए, राइट?
रेनू क्लियर है? ओके चलिए आगे चलिए। जैसे मैंने बताया कि मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं 20 मार्क्स के। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? कितना? 2.5? एक क्वेश्चन 2.5 मार्क के होते हैं। अगर उसमें डिवाइड करेंगे 300 में से 120 क्वेश्चन तो 2.5 आएगा। हम चैप्टर वाइज लिखने जा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं चेक कर लूँगा। चेक कर लें। हिंदी में लिखना जरूरी है कि इंग्लिश काम से? आप लोगों को मजाक में लगा क्या? मैं मैथमेटिक्स के पेपर में सच में सोया था। अरे कुछ आ ही नहीं रहा, तुम लोगों ने नींद ही आ जाए कम से कम। और वो आ गई जब पेपर जमा करने, इस रिकॉर्डिंग को कट कर देना यार। ये जो बोल रहा ना इसको कट करवा देना। अभी मत करो यार रिकॉर्ड इस बात को। तो अभी ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हमने बनानी है, हमने कट कर देनी है। ठीक है, तो क्या हुआ, मुझे नींद आ गई। सच में मेरी मैथ इतनी वीक है, अब क्या ही बताऊँ आपको। अब सोचो मैथ के पेपर में अगर मैं सो सकता हूँ तो कितनी मैथ अच्छी होगी। ठीक है, बट मज़ा खूब आया था। मैं दिल्ली गया था बेसिकली घूमने। हाँ जी बताइए। सर मैथ मतलब मैथ नहीं सर होता है, ठीक है। अरे यही तो प्रॉब्लम है सर, काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम है। सर मैं तो शराब नहीं क्या MATS मैथ में कोई श्राप दिया था कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। अच्छा मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा। अच्छा मैथ का फुल फॉर्म भी है क्या? मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को पता ना? उन्होंने मैथ का फुल फॉर्म बना दिया MATHS, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा, इसलिए सबको मैथ बड़ी सताती है। डिटर्मिनेंट्स है, इसमें 75 मार्क्स के आते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी है 25 मार्क्स के आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है 75 मार्क्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी काफ़ी टफ मुझे लगता है, आप लोग को कैसा लगता है मुझे नहीं पता। कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स जनरल अवेयरनेस टेस्ट ये होता है। इसमें पार्ट ए में इंग्लिश रहता है, इसमें 50 मतलब 200 मार्क्स आते हैं, 50 क्वेश्चन वैसे। और पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री भी इंक्लूड होती है। अच्छा एनडीए में माइनस मार्किंग कितनी होती है आपको पता है? एनडीए में माइनस मार्किंग कितनी होती है? 1/3 कैसे जोड़ दिया? मतलब फर्स्ट पेपर में कितना होता है? मैथमेटिक्स में कितना होता है? मतलब पॉइंट के हिसाब से जोड़ेंगे तो पॉइंट बताइए। अच्छा 1/3 का होता है। जैसे 1/3 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन में डिवाइड कर दो 3 को 0.83 होता है मैथमेटिक्स में। और इसमें होता है 1.33 होता है सर GAT वाले। तो GAT का सिलेबस लिखना चाहेंगे आप लोग? हाँ लिखा दीजिए। इसको रिलाइज कर सकता हूँ? यस सर। माइनस मार्किंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं पूरा सेवरी से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि तुक्का मार के सब चले जाएंगे, वैसे फॉर्म भरने लगेंगे सब। यस सर। मतलब जो ऐसे जाते रहेंगे 16 साल के हो गए, कहते हैं क्रिकेट ग्रुप जान के, लेकिन तो फिर भी फॉर्म भर दिए,
तो वो जाएंगे टिक्का मार के चले जाएंगे, उनका कुछ ना कुछ सही नहीं हो जाएगा, माइनस मार्किंग नहीं रहेगी तो वो सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे शायद, इसीलिए सर अगर आपको जानकारी होती है। जानना चाहते हो? यस सर। बताऊं? यस सर। चलो ठीक है, बताते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने किसकी बात करी थी एक दिन, मैंने प्रोबेबिलिटी की बात करी थी। अगर हम 40 क्वेश्चन को सही करते हैं, अगर उसमें हाफ नंबर्स कटते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर का यूज कर लूँ। सपोज करो मैं 40 क्वेश्चन को तुक्का मारता हूँ, ठीक है ना, और इसमें से 40 में आई एम वेरी श्योर कि 10 क्वेश्चन सही हो। मैं अपना टेस्ट का बता रहा हूँ, इसका सिलेबस दूसरा है, मेरा जो टेस्ट हुआ उसका बता रहा हूँ। अगर 40 क्वेश्चन मेरे 10 सही हो गए तो 10 में मुझे मार्क्स कितने मिलेंगे? 20। और अगर 40 में से 30 बच गया ना, और हर क्वेश्चन का आधा नंबर कटेगा, तो 30 में अगर कटा तो कितना नंबर मिला? 15। कट गए ना 15, फाइनली नंबर कितने हमको मिल रहे हैं? 5। मतलब तुक्का मारने के बाद भी फायदा किसका हो रहा है? कैंडिडेट्स का। और जो एनडीए होती है, एनडीए आपकी श्योरिटी के बेसिस पे होती है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो आप रियल में एलिजिबल हो कि नहीं। रीजन क्या है, जो इन्होंने आदर्श ने 16.5 और 19.5 का जो एज क्राइटेरिया लिखा था, उस एज क्राइटेरिया के लोग को वो पूरे देश की सिक्योरिटी का जिम्मेवार बना रहे हैं। आपको पता है जब इंडिया ऑफिसर जाता है फर्स्ट रैंक, अगर वो 16.5 साल की उम्र में होता है तो 20 साल की उम्र में उसके कंधे पे 2 स्टार होते हैं, और उस कंधे का 2 स्टार 350 से ज्यादा की स्ट्रेंथ को मूव कराता है। उसके एक इशारे पे 350 स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में जा सकती है, इस डायरेक्शन में जा सकती है। और अगर आप अपने आंसर्स को लेके श्योर नहीं हो, आप अपने आंसर्स को लेके श्योर नहीं हो, तो आप एसएसबी तक जब पहुंचोगे रिजेक्ट वहां होना ही है। तो वो बुलाते ही इतने हैं जिनको वो एनालिसिस कर सकें, इसीलिए इतने कैंडिडेट्स। आई थिंक मैं आपके क्वेश्चन सर में आपने जब पूछा था, शायद यूपीएससी में नहीं होता ना माइनस मार्किंग्स? नहीं होते जहाँ तक। होता है। हाँ होता है, क्योंकि डॉक्टर विकास दीपिका सर की मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया था कि बट उन्होंने भी गेस करने के सिस्टम बताए थे, आप तुक्का लगा कैसे सकते हो। हर सब्जेक्ट का अलग है। हाँ, हर सब्जेक्ट का अलग अलग। बट एसएसबी पहुंचने से पहले जो एनडीए के थ्रू रिटन एग्जाम्स होते हैं, वो बेस्ट टफेस्ट एग्जाम्स में से एक होते हैं। मेरे बेसिक नॉलेज के हिसाब से यही है, आपकी श्योरिटी, आपका नॉलेज लेवल, आपका कॉन्फिडेंस, आपने जो कक्षा 12 तक की जो पढ़ाई करी है, आप कितने श्योर हो अपनी एजुकेशन को लेकर के। माइनस मार्किंग सिर्फ इनके बिहाफ पे, और बाकी डीप आंसर्स आई डोंट नो रियली। ओके, जीएटी में कितने क्वेश्चन होते हैं सारे? 150 और कितने मार्क्स के बताया ना? 600 मार्क्स। 600 मार्क्स के रहते हैं जी, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, और पार्टिकुलर क्या कह रहे हो? 4 एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स नहीं, और कुछ बोले थे टोटल मिला के 600, 1500 का 60। मेरी कमजोर है थोड़ा सा, इसलिए कंफर्मेशन लेता हूँ आप लोगों से। चलिए जीएटी का मैं सिलेबस लिखवा देता हूँ सारा। मैं मना कर रहा था, ये वाले जीएटी लिखा है, जीएटी। सामान्य परीक्षण, सामान्य योग्यता परीक्षा, हिंदी वाला सामान्य योग्यता परीक्षण, एक्चुअली परीक्षण, राइट? इसकी हिंदी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? केमिस्ट्री का 60 मार्क्स के क्वेश्चन सारे इसमें पुट आउट किए जाते हैं, मतलब जिसको 4 से डिवाइड करेंगे लगभग 15 क्वेश्चन आता है। और फिजिक्स में हो गया 100 मार्क्स, मतलब 25 क्वेश्चन लिखने की जरूरत है क्या?
मार्क्स से आप कैलकुलेट कर लोगे ना, डिवाइड बाई 4। चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ तब तक बैठे बैठे ऐसे we'll talk. We have more 40 minutes. स्पेलिंग समझ आ रही है? करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स लिख सकते हैं आप। माइनस वाले लिख दीजिए इसमें। यस सर। पार्ट ए लिखाना भूल गया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर क्षमा करेंगे क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, लिखा देना। मैथमेटिक्स के बाद इसमें इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैथमेटिक्स, उसके बाद इंग्लिश, फिर फिजिक्स और हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सब मतलब आपको रेगुलरिटी बना कर पढ़ना है, तभी आप एनडीए में सेलेक्ट हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे सोचेंगे कि मतलब जब एग्जाम आए 1 महीने 2 महीने पढ़ लें तब शायद बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि मैंने 1-2 अटैम्प्ट तो ऐसे निकाल दिए थे। मैं भी एनडीए एस्पिरेंट रह चुका हूँ, एज ओवर हो गई अभी तो। सर मतलब जो ये हमारा जीएडी लिखा है मतलब 600 मार्क्स आप पूरा ऐड करने के मार्क्स का 6 इसके हो गए 300 मतलब इसमें क्या जीएडी वाला पूरा 600 का पूरा कैलकुलेशन करने पर 800 आ रहा है। तो मार्क्स का देख रहे हो क्या? हाँ। और इसमें मैंने देखो ये भी प्रोबेबिलिटी बना के रखा है, किधर रखा है 100 मतलब 100 इसमें 80 से 100 मार्क्स पे कर सकते हो आप। कोई मैं मतलब एकदम एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जामिनर थोड़ी ना एग्जैक्टली नहीं है। आप लोग मतलब एक तरीका बता दे रहा हूँ, आप मतलब उस पर फोकस करिए और जितना मार्क्स इसमें ज़्यादा है, जैसे इसमें 400 है, इसको एकदम स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे सबसे कम मार्क्स इसमें किसमें एक इसमें जनरल साइंस में, जो कि काफ़ी लोगों को मतलब पता रहता है सबको। और करंट अफेयर्स का ये मतलब आप क्लास में भी पढ़ सकते हो, बचेगा तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको जैसे आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। पता है ना सबको? क्यों? याद नहीं आती थी ना, ऐसे बोले आती है ना, इसीलिए पानी रखा गया है। आप लोगों के लिए भी बाहर रखा गया है।
मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक लाइन पढ़ना चाहूँगा जो सब लोग अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एजुकेशन इज द नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। एजुकेशन इज द नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू टेक बट द माइंड ऑफ लर्निंग ऑफ टू इंग्लिश हो जाता है। जैसे इसकी हिंदी हो गई शिक्षा तत्वों का सीख नहीं है। शिक्षा तत्वों का सीख, जैसे कल शिक्षा पे हुआ था ग्रुप डिस्कशन ना, अब लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि मतलब शिक्षा का क्या मतलब परदेश क्या होता है, तो वही इसलिए मैंने इसको एडिशनल लिख के आया हूँ। मतलब पार्टिकुलर ग्रुप डिस्कशन से सुन के इसको अलग सीखा है। शिक्षा तत्वों का सीख नहीं है बल्कि सोचने के लिए मन का प्रशिक्षण है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। आप लोग इसको मतलब आगे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहें शिक्षा का। क्या Repeated this line. हिंदी और इंग्लिश। ओके, शिक्षा तत्वों का सीख नहीं है बल्कि सोचने के लिए मन का प्रशिक्षण। अच्छा, आप लोगों ने लत का नाम सुना है? यस सर। लत क्या होती है? किसी चीज आदत लगी। लत की इंग्लिश क्या होती है? हैबिट नहीं, मोस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है। तो आदत होगी। They missed what you speak. Please come again. आपने क्या बोला? वो मिस करके लिखा नहीं उन्होंने। शिक्षा तत्वों का सीख नहीं है बल्कि सोचने का मैं यहाँ लिख के समझा दूँ क्या? सोचने के लिए मन का प्रशिक्षण है। सोचने के लिए मन का प्रशिक्षण है। मैंने इसको अभी लिखा जब यहाँ आके, इसलिए मैं मतलब प्रिपेयर नहीं कर पाया, इसको ध्यान से याद भी नहीं कर पाया। इंग्लिश में है एजुकेशन इज द नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। Education is not learning of facts. Not the learning of facts, but the training of mind to think. but that training Training of the mind to think. The mind to think. मैं एक मोटिवेशनल लाइन बोल के अपने इस क्लास को स्टॉप करना चाहूँगा। और मुझे लगेगा कि मतलब आप लोगों के ये मोटिवेशनल लाइन सुन के अंदर से कुछ जोश आएगा। मतलब ये लाइन तो शायद मैंने कुमार गौरव की क्लास में पढ़ा, करंट अफेयर्स, वो क्लास पॉलिटी की चढ़ा रहे थे, तो ये लाइन बोले थे कि मुझ पर तरस मत दिखाए ज़िंदगी, मुझ पर तरस मत दिखाए ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पर तरस मत दिखा ज़िंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। आई थिंक आदर्श ने अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करनी थी वो आपको दे चुके हैं। और आपको कैसा लगा? सीखने को मजा आया ना? तो हमें लगता है कि अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले ऐसे तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। सो आई थिंक आफ्टर टुडे आदर्श नहीं बोलेंगे कि मैंने कभी पहली क्लास ना, वो क्लासेस सेकंड होंगी। हमने वहां पे लिखा था ना 1-to-1 इंटरेक्शन। सो वी आर गोइंग टू डू 1-to-1 इंटरेक्शन विद आदर्श फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। सही है? हम आदर्श से अभी 5 मिनट बात करेंगे यहाँ पे। आपने चेयर है, ये प्लानिंग नहीं थी हमारी, आपको भी नहीं पता है, सरप्राइज इनके लिए, और मुझे भी नहीं पता था, अचानक से अभी दिमाग में आया तो हमें इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है ना? चले, आई विल क्लोज माय चेयर हियर सो दैट we both can come in camera, right? Okay, please have a seat. So basic questions है, कोई बने बनाए क्वेश्चन नहीं। एक होता है ना कभी कभी ढेर सारे सीरियल शोज पे देखते हो, वो सारे पहले से प्लान करके आते हैं, वही क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो हमारी कोई प्लानिंग नहीं, इनको भी नहीं पता कि मैं क्या पूछूंगा, और मुझे भी नहीं पता कि मैं इनसे क्या पूछने वाला हूँ। तो हम रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे, इनका रैंडम आंसर होगा। और 1-to-1 इंटरेक्शन का मतलब होता है ये कितने कॉन्फिडेंस के साथ हमारी बातों का जवाब देते हैं और कितना सुनते हैं।
मैं इनसे कोई बेसिक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, कुछ ऐसा नहीं पूछूंगा जिन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा है। हम ये जो अभी पिछले कुछ टाइम में एक्सपीरियंस किया ना, बस उसी की बात करेंगे। तो अभी हम ले चलते हैं आपको एक ऐसी दुनिया में कि वन टू वन इंटरेक्शन कैसे करते हैं।